नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज अपन उपसर्ग और प्रत्यय पर विस्तृत रूप से शानदार शॉर्ट ट्रिक से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनेंगे और कैसे प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि यहाँ से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा उप प्लस सर्ग के योग से उपसर्ग बना है, ठीक है। और ये एक संयोग है, ये क्या है, संयोग याद रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। क्या होगा, जोड़ना या निर्माण करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उपसर्ग के भेद रूप में कई बार पूछा जाता है, तो उपसर्ग के 5 प्रकार के भेद माने जाते हैं। लेकिन यहां से जो मुख्य रूप से आपके प्रश्न बनेंगे वो आपको उपसर्ग देखकर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो, थोड़े से उपसर्ग के भेद देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि आपसे पूछा जाए उपसर्ग के भेद कितने हैं, तो ध्यान रखना है उपसर्ग के भेद 5 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला आपके संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग पहले हो जाएंगे आपके संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार से यदि आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो संस्कृत के बाद में अपनी हिंदी आती है, तो हो जाएंगे हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। फिर तीसरे प्रकार के उपसर्ग भेद में वो आपके आ जाएंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। कौन सा आ जाएंगे, अरबी फारसी, क्योंकि हिंदी की एक विस्तृत परंपरा रही है, ये हर किसी को अपने अंदर समाहित करती है। तो अरबी फारसी के उपसर्ग भी हिंदी में आते हैं। और चौथा प्रकार का उपसर्ग आपका अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाएंगे। और पांचवा जो भेद है वो आपका हो जाएगा उर्दू के उपसर्ग। कैसे हो जाएंगे, उर्दू के उपसर्ग। तो मूल रूप से हिंदी में उपसर्ग के भेद यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उपसर्ग के भेद कितने हो जाएंगे, 5 प्रकार से भेद हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग में कुछ और विस्तृत जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपके इस टॉपिक में मैं शब्द देखकर उपसर्ग की पहचान बताऊंगा। अब यदि आपसे कई बार क्या होता है, परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित परिभाषा से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, ध्यान रखना है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश, यानी मूल शब्द नहीं होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं, शब्द प्लस अंश के योग से बना है शब्दांश। तो मूल शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं। और एक शब्द के आगे या पीछे लगते हैं, तो आगे लगेंगे वो आपके उपसर्ग हो जाएंगे और पीछे लगेंगे वो प्रत्यय हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई एक शब्द है, ठीक है, ये शब्द है, अगर इस शब्द के आगे कोई जुड़ता है तो वो आपका हो जाएगा उपसर्ग। यदि शब्द के आगे कोई जुड़ेगा तो वो आपका हो जाएगा उपसर्ग। ध्यान रखना है, अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। फिर परिभाषा देते हैं अपन। और यदि शब्द के पीछे लगेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है। बस इसे कॉमन रूप से आप याद रखें, ये मूल शब्द है और शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, और शब्द के पीछे लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। बस ये परिभाषा दोनों की हो जाएगी। यदि अब आपसे परीक्षा में परिभाषा पूछी जाए, रीट के अलावा और भी विद्यार्थी जो वीडियो देख ले, उनके लिए कुछ कॉमन चीजें बताना जरूर हो जाता है। फिर मैं प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से आपको कौन कौन से शब्दों को याद रखना है, उसमें से आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना है वो भी बताऊंगा। धैर्य रखे थोड़ा सा। तो यदि आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, मैंने कहा उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होता है, तो याद रखना है दोनों
शब्दांश होते हैं, यानी शब्द के अंश होते हैं, इनका मूल रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, ये जिस शब्द के साथ लगते हैं। तो अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय यदि किसी शब्द के साथ लगेंगे, इस शब्द के साथ, तो 3 प्रकार का परिवर्तन करते हैं। कैसा परिवर्तन करेंगे? 3 प्रकार का। तो इसे अच्छी तरह से देख लो। उपसर्ग और प्रत्यय क्या करेंगे? 3 प्रकार का परिवर्तन करते हैं। कैसे करेंगे? या तो क्या होगा, शब्द का अर्थ बदल देंगे, शब्द के अर्थ में बदलाव करेंगे, अर्थ बदलना, ठीक है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन उपसर्ग और प्रत्यय से क्या हो जाएगा? दूसरे प्रकार, पहला तो ये हो गया शब्द के अर्थ बदलना, दूसरा ये हो जाएगा नए शब्द का निर्माण करेंगे, नए शब्द का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, शब्द में विशेष परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे? शब्द में विशेष परिवर्तन कर देंगे। ये 3 प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय से परिवर्तन होता है। फिर मैं आपको परिभाषा बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेन तो क्या है, उपसर्ग क्या और प्रत्यय क्या होता है? दोनों शब्दांश होते हैं। जो शब्द के आगे लगेंगे वो आपके उपसर्ग है, और शब्द के पीछे लगने वाले हैं वो आपके क्या है? प्रत्यय है। ध्यान रखना है। और उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या करते हैं? 3 प्रकार से शब्द में परिवर्तन करते हैं। क्या करेंगे? शब्द के अर्थ को बदलना, दूसरा हो जाएगा नए शब्द का निर्माण, और तीसरा शब्द विशेष परिवर्तन, शब्द में विशेष परिवर्तन। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो, जैसे सुंदर एक शब्द है, सुंदर एक शब्द है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं आपको कैसे शब्द के अर्थ बदलना। यदि इसमें अ उपसर्ग लग गया, ठीक है, तो सुंदर का अर्थ सुंदर होता है। अब अ उपसर्ग लगने पर क्या हो जाएगा? असुंदर, असुंदर, असुंदर। यानी क्या किया इसने शब्द के अर्थ को बदल दिया। जो सुंदर था वो असुंदर हो गया। फिर नए शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण कैसे करेंगे और शब्द की विशेष परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इसको देख लीजिए। शब्द में विशेष परिवर्तन, जैसे यदि अति लग गया सुंदर के अंतर्गत, सुंदर के अंतर्गत अति शब्द लग गया तो क्या हो जाएगा? अति सुंदर। क्या हो जाएगा? अति सुंदर। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या कर रहे हैं? शब्द संरचना के नए आयाम है, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। और ये 3 प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब देखो, अ लगने से असुंदर हो गया और अति लगने से अति सुंदर, यानी शब्द विशेष परिवर्तन हो गया, शब्द में विशेषता ले आई, ठीक है। अब देखो नए शब्द का निर्माण कैसे? जैसे हार, हार शब्द के अंतर्गत यदि आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए, आ उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? आपका आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार। ये नए शब्द का निर्माण हो गया। आहार का मतलब हो जाएगा भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या करते हैं? शब्द के अर्थ को बदलते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द में विशेषता ले आते हैं। क्या ले आते हैं? शब्द में विशेष परिवर्तन या विशेषता लेके आते हैं। ये होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में। अब यदि आपसे उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पूछी जाए, क्या पूछी जाए? पहला अपन उपसर्ग देख लेते हैं। यदि आपसे उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाए कि परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखना है दोनों में, दोनों शब्दांश होते हैं, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वे शब्दांश शब्द याद में रखना है। वे शब्दांश शब्द याद में रखना है। वे शब्दांश। अब उपसर्ग मैंने बताया था, जैसे एक बार वापस देख लीजिए। जैसे यहाँ कोई शब्द है, ठीक है। अब यदि शब्द के आगे जुड़ेगा, इसे नोट करें, तो वो उपसर्ग होगा, ठीक है। और शब्द के पीछे जुड़ेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। मूल रूप से शब्द के
आगे या पीछे लगते हैं। तो आगे लगने वाला क्या है याद रखना है, और पीछे लगने वाला क्या है, प से प्रत्यय, ठीक है, पीछे लगेगा। तो उपसर्ग की परिभाषा यदि पूछी जाए तो वो क्या होगी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उपसर्ग की, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करें, शब्द में विशेष परिवर्तन करें या शब्द की विशेषता बताए, वो उपसर्ग कहलाते हैं। या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो वे शब्दांश कहां लगेंगे, आगे, या आप कह सकते हैं पूर्व, पहले या पहले। अब कैसे आप परिभाषा बना सकते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द के रूप में परिवर्तन करते हैं या शब्द में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रमुख रूप से जो उपसर्ग आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक से देख लेते हैं और उनको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तो देखते हैं प्रमुख रूप से उपसर्ग। अब देखो जो आपसे परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं मेरे पास है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए अति, क्या पूछा जाए, अति, अति लगे हुए उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखो अति से कौन कौन से बनते हैं, तो ध्यान रखना, अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिसार, ये अति लगे उपसर्ग है। क्या है, अति लगे उपसर्ग है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो अति का ध्यान रखना है। मैंने कहा शब्दांश होते हैं तो आगे लगते हैं, तो आगे आप निकाल देना, ये हो जाएंगे अति। समझ में आ गया। दूसरा यदि आपसे पूछा जाए तो अधि लगे हुए उपसर्ग कौन से हैं, तो अधि वाले कुछ प्रमुख बताऊंगा, उसे आप जरूर याद कर ले। अधि वाले देखो, अधिकार, अधिशेष, अधि वाले कौन से हो जाएंगे, अधिकार, अधिशेष, अधिशेष, इसमें भी अधि लगा हुआ उपसर्ग है, आपको याद रखना है। अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठा, कुछ प्रमुख एनसीईआरटी से बता रहा हूं, अधिकरण और अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। ठीक है, अब इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छी तरह से नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपका एक और अनु वाला देखिए, अनु का भी कई बार पूछा जाता है, अनु लगे हुए उपसर्ग, तो अनुकरण, अनुकरण, अनुसंधान, अनुसंधान हो जाएगा आपका, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुयायी, अनुग्रह, ये अनु लगे हुए उपसर्ग है, अनु लगे हुए उपसर्ग है। एक और देख लीजिए, अनुज। कुछ प्रमुख लिखाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये एनसीईआरटी की पुस्तक से मैंने मोस्ट निकाले हैं, वो आपको बता रहा हूं ताकि आपको एनसीईआरटी की पुस्तक के जो प्रमुख है वो आपको यहीं से मिल जाए। एक और देखो, अप वाला भी अधिकतर पूछा जाता है, ये संस्कृत के बता रहा हूं मैं, संस्कृत के उपसर्ग है जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। अब ये कितने हैं उसका आपको ध्यान नहीं रखना है। तो अप वाला क्या हो जाएगा, अपमान, अपयश, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति, अपव्यय, अपकीर्ति, ये अप लगे हुए हैं। अगला देखिए आप, अपी, अप के बाद में अपी वाला भी कई बार आता है,
तो इस उपसर्ग को भी नोट करें। अपि, अपितु, अपिधान, अपितु, अपिधान, इसमें भी अपि लगा हुआ है। एक और देखिए अपिहित, अपिहित। और अगला देखिए अभी, अभी वाला उपसर्ग भी अधिकतर पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह से नोट करना है। अभिमान, अभिवादन, क्या हो जाएगा? अभिमान। अभिमान के बाद में अभिवादन। अभिवादन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है। अभिषेक, अभिषेक, और अभियान। ये तो हो गए अभी लगे हुए, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए आप। ठीक है, देख लिया आप। दो चार और बताऊंगा मैं आपको उपसर्ग वाले, और वहीं से आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, यदि आपसे अतिरिक्त में पूछ लिया जाए तो अति है, अधिकरण में पूछ लिया जाए तो अधि है, यानी उपसर्ग आगे लगते हैं। अनुयायी में पूछा जाए तो अनु है, अपव्यय में पूछा जाए तो अप है, अपिधान में पूछा जाए तो अपि है, और अभिषेक में पूछा जाए तो अभि उपसर्ग लगा हुआ है। कुछ उपसर्ग और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ उपसर्ग और देखिए, जैसे अधिकतर पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट उद, उद वाला उपसर्ग देखिए। उद वाला उपसर्ग क्या है? उद्गार, उत्सर्ग, उद्गार, उत्सर्ग, इनको नोट करें भाई। उद्गार, उत्सर्ग, उत्साह, आपको परीक्षा में यहां से जरूर मिलेगा। उद्गार, उत्थान और उत्तम। ये अधिकतम लिखा रहा हूं मैं ताकि ये पूछे जाते हैं। तो उद वाले है ना, उद वाले हो गया आपको। फिर आप देखो दूर वाले, दूर वाले भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दूर या दुष, दूर या दुष, ये याद रखें आप, दूर या दुष वाले। ठीक है, दूर या दुष वाले अच्छी तरह से देखें। तो देखो दूर गुण, तो दूर गुण में कौन सा है? दूर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला और देखिए आप, दूराचार में कौन सा है? तो दूर लगा हुआ है। दुस्साहस, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसमें दुस लगा हुआ है। दूर और दुस के दोनों बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखिए और दुर्जन, दुर्जन में कौन सा लगा हुआ है? तो दूर लगा हुआ है, पहचान लोगे आप। दुष्कर्म, दुष्कर्म। और इन शब्दों को भी अच्छी तरह से देख लेना। आपसे उपसर्ग देखकर शब्द कैसे उपसर्ग में प्रयोग हुआ है वो भी पूछ सकता है। तो दुष आपको ध्यान रखना है, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र हो जाएगा एक, दुष्चरित्र। ठीक है, एक देखिए निर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं तीनों ही। एक आप देखिए निर, निर या निश, दोनों दोनों एक में बता रहा हूं मैं, और इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से देख ले, परीक्षा में आएगा। तो क्या है? निर्बल, निर्बल। फिर निरपराध, ये पूछे जाते हैं। निरपराध, निर उपसर्ग है, निरपराध। ठीक है, निर्भय, क्या हो जाएगा? निर्भय। फिर निश्चल, क्या हो जाएगा? निश्चल। निष्काम, निष्काम। एक और लिख दीजिए, निस्तेज, निस्तेज। तो इसमें निस है, निर और निस वाले अच्छी तरह से देख लेना, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। देखो एक और देखिए, परा वाला भी अधिकतर आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पराजय, पराजय।
पराधीन, इसमें परा उपसर्ग है, याद रखें, पराधीन, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना है। क्या लगा हुआ है? परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला और देखो, परि वाला, परि वाला उपसर्ग भी साथ साथ लिखा देता हूं, विद्यार्थी इसमें गड़बड़ कर लेते हैं। तो परिवर्तन, परिवर्तन से पहले देखो जहां आप गड़बड़ करते हो वो लिखा देते हो पर्यावरण। पर्यावरण में आपसे पूछा जाए तो परि उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पर्यावरण में परि उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना है। फिर परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है उपसर्ग, परिवर्तन और परिक्रमा। अब इसमें कौन सा है? परि उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छी तरह से नोट कर ले, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए सम, सम वाला उपसर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या होगा? सम का ध्यान रखना, संयोग में सम उपसर्ग है, नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखें। संयोग हो जाएगा। फिर संसार में भी सम उपसर्ग है, ध्यान रखना, संसार में भी कौन सा है? सम उपसर्ग है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। फिर सम्मान में भी कौन सा है? सम्मान में भी सम उपसर्ग है, ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग मैं बता रहा हूं, इन्हें तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं करोगे, अधिकतर आपको उद, दूर, दुस, नीर, निश, परा, परि और सम में से कई बार पूछे जाते हैं, सीधे सीधे नहीं पूछ के इसमें से आपको पूछ लेगा पर्यावरण में कौन सा है, तो आपको परा नहीं लगाना, परि होगा। परि प्लस आवरण से पर्यावरण शब्द बना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था उपसर्ग क्या है? संयोग है। क्या है? उपसर्ग संयोग है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से आगे होंगे। कुछ और प्रमुख है वो लिख लेते अपन, जैसे वी, एक वी उपसर्ग भी कई बार पूछा जाता है, जैसे विदेश, विदेश में वी लगा हुआ है, ठीक है। और विहीन, विहीन में भी वी लगा हुआ है, नोट करना है। और विभाग, विभाग में भी वी उपसर्ग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी। अब देखिए आप, जो अधिकतर पूछा जाता है मोस्ट, अदर। अब यहाँ विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं और गलती करते हैं। देखो अर्ध उपसर्ग विसर्ग लगा हुआ किस में आता है? अच्छी तरह से ध्यान रखना, अधोगति, अधोगति, अच्छी तरह से नोट करना, अधोगति। तो इसमें आप, यदि आपसे पूछा जाए अधोगति में कौन सा उपसर्ग है, तो विसर्ग लगा हुआ अध होगा, याद रखना है आपको अच्छी तरह से। और देख लिए अधोमुख, अधोमुख में कौन सा है? अध है। अगला देखिए, और अधोगत, ये याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको लिखा रहा हूं, अधोगत, इसमें अध लगा हुआ है। कुछ और देख लीजिए, उन वाला कई बार पूछा जाता है, उन वाला, उन वाला देखिए, उन वाले में क्या होगा? उनसठ, उनसठ में कौन सा है? तो उन उपसर्ग लगा हुआ है। और क्या है? 49, 49 में उन लगा हुआ है। और देखिए 79, 79 में उन लगा हुआ, आपको यहाँ से उपसर्ग में से जरूर मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट बता रहा हूं मैं, चो वाला देखिए, चो उपसर्ग, चो उपसर्ग किसमें है? जैसे चौमासा, चौमासा में चो उपसर्ग है। चौराया, चौराहा, चौराहा में चो उपसर्ग लगा हुआ है। और चौखट, चौखट याद रखना है, चौखट में कौन सा है? चो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे दूर, दूर वाला देखिए, दू, दू वाला, दूर नहीं, दू वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दू वाला देखिए, ये पूछा जाता है, दू नाली, संख्यावाचक है, दू यानी दो, दू नाली।
दुरंगा, दुरंगा और दुमुहा, दुमुहा। ये इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छी तरह से नोट करें आप। एक चिर, चिर भी अच्छी तरह से आप देख लीजिए, चिर वाला उपसर्ग में क्या आएगा? चिरकाल। चिरकाल में कौन सा है? चिर उपसर्ग है। बस इसे याद कर लिया तो आपका उपसर्ग सही हो जाएगा। चिरजीवी, चिरजीवी में कौन सा हो जाएगा? चिरजीवी में चिर हो जाएगा। और चिर परिचित, चिर परिचित में कौन सा हो जाएगा? चिर उपसर्ग हो जाएगा। एक और देखिए, श, श उपसर्ग देखिए, श, सहचर, इन्हें याद करना भाई, सहचर, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जहाँ स्टडी रूम है वहाँ चिपका देना और इसको याद जरूर करें। सहचर, सहगामी, सहगामी और सहयोग। आपसे पूछा जाएगा सहयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो सह हो जाएगा। समझ में आ गया? अदो, मुख में अधा है, 49 में उन है, चौराया में चो है, दू नाली में दू उपसर्ग है, ची में चिरकाल है और सहचर में श उपसर्ग है। ठीक है, दो चार और देख लीजिए फिर उपसर्ग वाला। जैसे अल, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बताते हैं। जैसे देखिए अल, उर्दू वाले हैं उपसर्ग। अल के उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? तो अलविदा, अलविदा, अलबेला, अलबेला और क्या हो जाएगा? अलमस्त। क्या हो जाएगा? अलमस्त। तो इसमें अल उपसर्ग लगा हुआ है। एक और देखिए, बा, बा उपसर्ग लगा हुआ कौन सा है? तो बा हो जाएगा बाकायदा, बाकायदा। बाकायदा में कौन सा है? बा उपसर्ग है, बाकायदा। फिर हो जाएगा आपका बा अदब। क्या हो जाएगा? बा अदब। बा अदब में कौन सा है? बा लगा हुआ है। और बा इज्जत, क्या है? बा इज्जत में बा उपसर्ग लगा हुआ है। नोट करना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मैं। एक और उर्दू में जो अधिकतर पूछा जाता है वो सर वाला है। तो सर वाला देखिए, सरकार, सरदार, सरकार, सरदार। और एक और देख लीजिए, सरताज। इनको अगर देख लिया तो आपके सर के ऊपर ताज आ जाएगा, सरकारी सेवा रूपी सर ताज आ जाएगा। तो सर उपसर्ग है। तो ये थे कुछ प्रमुख उपसर्ग। ठीक है, अब प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और प्रत्यय को भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, दूसरा है प्रत्यय। मैंने आपको बता दिया है प्रत्यय के बारे में भी। क्या बताया प्रत्यय के बारे में? मैंने आपको कहा है प्रत्यय प्रति प्लस अय से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय से। और ये संधि है। प्रत्यय शब्द संधि से निर्मित है और इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पीछे आना। क्या है इसका? पीछे आना या पीछे लगना प्रत्यय का। ठीक है, अब देखो प्रत्यय में क्या होता है। मैंने कहा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है। तो जो शब्द किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहां लगेंगे? पीछे लगेंगे, वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय कहां लगता है? पीछे लगता है, ये ध्यान रखना है। प्रत्यय कहां लगेंगे? पीछे लगेंगे, वो प्रत्यय। अब देखो हिंदी के अंतर्गत भी प्रत्यय के यदि भेद किए जाए कि हिंदी में प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो हिंदी में प्रत्यय पहला हो जाएगा आपका संस्कृत के प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा आपका हिंदी के प्रत्यय, और एक प्रत्यय और होता है
अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल आपको डिटेल में विस्तृत बताऊंगा। एक आपका विदेशी प्रत्यय, तो हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? 3 प्रकार के प्रत्यय हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय है। अब इसके अंतर्गत ही हिंदी के प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, ध्यान रखना। प्रत्यय के भेद यदि पूछ ली जाए तो 3 प्रकार के प्रत्यय है, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। और हिंदी के प्रत्यय है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, और एक होता है तदित प्रत्यय। अब देखो कृत प्रत्यय है वो क्रिया शब्द, कृत प्रत्यय किसके पीछे आएगा? तो कृत प्रत्यय क्रिया, कृत यानी क्रिया या धातु कह सकते हैं, धातु के पीछे लगता है वो कृत प्रत्यय होता है हिंदी के। और तदित संज्ञा सर्वनाम के पीछे, संज्ञा सर्वनाम के पीछे जो लगते हैं वो आपके तदित प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मूल धातु के पीछे लगकर एक नए शब्द का या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे या शब्द के अर्थ में विशेषता लिया है वो प्रत्यय है। और हिंदी में आपसे अधिकतर यहां से पूछा जाएगा कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। तदित प्रत्यय कहाँ लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के पीछे लगकर जो अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं वो तदित प्रत्यय होते हैं। बस ये ध्यान रखें, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय यहां से अधिकतर पूछा जाता है। अब देखो प्रत्यय कैसे, प्रत्यय के द्वारा एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है वो जरूर आप याद रखें, क्या होगा? प्रत्यय यौगिक शब्दों का निर्माण करता है। क्या करता है? यौगिक शब्दों का निर्माण करता है प्रत्यय, शब्दों का निर्माण, यौगिक शब्द। सर ये क्या रामायण बता दी? बिल्कुल बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे करता है? तो देखो यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का प्रमुख स्थान है। कैसे? जैसे खेल प्लस आड़ी क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। खिलाड़ी एक यौगिक शब्द है और इसका निर्माण प्रत्यय में होता है। तो ध्यान रखना, खेल प्लस आड़ी, मेल प्लस आवट, मेल प्लस आवट क्या हो जाएगा? मिलावट। क्या हो जाएगा? मिलावट, मिलावट हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। पड प्लस आकू, पड प्लस आकू क्या हो जाएगा? पडाकू। क्या हो जाएगा? पडाकू। ये प्रत्यय है जो यौगिक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। जूल प्लस आ क्या हो जाएगा? जूला। ये जूला, जूले में भी आ प्रत्यय लगा हुआ है। ये देखो पीछे लगे हुए प्रत्यय, आड़ी, आवत, आकू और आ प्रत्यय, तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। और ये आप चीज याद रखें, यौगिक शब्दों का निर्माण करने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख प्रत्यय के बारे में आपको बता देते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है प्रत्यय, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रमुख प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द में वे शब्दांश, याद रखना है परिभाषा वही है, वे शब्दांश बार बार बता रहा हूं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। किसके पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय हो जाते हैं। अब देखो कुछ प्रमुख प्रत्यय देख लेते हैं और उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो पहले देखो संस्कृत के देख लीजिए, जो प्रमुख है इत, इत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बता रहा हूं, उसको नोट करें। इत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं और कैसे आपको पहचानना है वो अच्छी तरह से आप देख ले। इत से जैसे शब्द आ गया हर्षित, तो हर्षित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर गर्वित, गर्वित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, ठीक है। फिर लज्जित, आपसे पूछेगा लज्जित में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आंसर होना चाहिए इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। फिर आपसे पूछा जाएगा पल्लवित में कौन सा प्रत्यय है, तो पल्लवित में भी कौन सा है? इत प्रत्यय। मैं कह रहा हूं मोस्ट
जो एनसीईआरटी की पुस्तक से वो लिखा है उनको जरूर नोट कर ले, याद कर ले। यहाँ से आपको पूछेगा इंपॉर्टेंट इक प्रत्यय, यहाँ से पूछता है वेरी मोस्ट इक। देखो क्या हो रहा है, इक प्रत्यय मानसिक, आपसे पूछेगा इक प्रत्यय लगे शब्द पहचानिए। मानसिक, धार्मिक, धार्मिक, और कौन सा है मार्मिक, मार्मिक, और पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। ठीक है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ, इत नहीं इक कह रहा हूं, इत यहां ऊपर, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। अब देखिए यह प्रत्यय वाला भी शब्द देखिए परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह वाला देखो आपसे पूछेगा भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ध्यान रखना पीछे यह बड़ी ई की मात्रा है और यह निकाल देना है आपको, यह प्रत्यय हो जाएगा। फिर मानवीय में कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है यह बड़ी ई की मात्रा आएगी मानवीय। फिर राष्ट्रीय में आपको पूछेगा तो यह प्रत्यय है, किसमें है, यह प्रत्यय है राष्ट्रीय में। फिर स्थानीय, स्थानीय में कौन सा है, यह प्रत्यय है। यह आपसे पूछ लिया जाए यह प्रत्यय लगे हुए 4 शब्द बनाइए, तो आप बना दोगे भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय के उदाहरण है, इनको जरूर याद करें। कुछ और देख लीजिए, ए प्रत्यय इंपॉर्टेंट मोस्ट। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए आग्नेय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखो ए प्रत्यय, आय नहीं है, ए प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा देखो आपसे पूछेगा पाथ्य में कौन सा प्रत्यय है, तो ए प्रत्यय है। फिर आपसे पूछेगा राधेय में कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। फिर आपसे पूछेगा कांते में कौन सा प्रत्यय है, तो ए प्रत्यय लगा हुआ। ये कुछ प्रमुख प्रत्यय है, इनको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार परीक्षक यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता है। एक और देख लीजिए तव वाला, तव प्रत्यय देख लीजिए क्या हो जाएगा, तव का हो जाएगा गुरुत्व, फिर हो जाएगा लघुत्व। आपसे पूछा जाए गुरुत्व में कौन सा है, तो ये पीछे लगा हुआ तव, लघुत्व में पीछे लगा हुआ तव, ये याद रखना है तव, ये इंपॉर्टेंट है। बंधुत्व में कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना पीछे तव लगा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाए यदि नेतृत्व में कौन सा है, तो ये तव लगा हुआ है। तो इसमें ये वाला प्रत्यय। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में अपन जो प्रत्यय है संस्कृत के कुछ प्रमुख प्रत्यय मैंने आपको यहाँ से बता दिए, हिंदी के प्रत्यय और कृत और तदित प्रत्यय को विस्तृत रूप से शानदार और विस्तृत विश्लेषणात्मक रूप में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों।